वैसे तो हम अक्सर पीएमसी फिनकॉर्प के बारे में बात करते हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एज वी ऑल नो जो भी इस चैनल में सब्सक्राइबर है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की दूसरी कंपनी की बात करेंगे, जो है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। हमने एक बार बात की थी और उसके बाद बात नहीं की। यहाँ पर इसकी अगर इतिहास देखें हम इसका, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि वो 1982 को फॉर्म हुई थी, मई 22 को 1982 एज एन इंडियन लीजर लिमिटेड। ओके, तो लीजर मतलब क्या होता है ना, रेंट, ठीक है, रेंट पर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जगह है, अगर कोई लैंड है, उसको लीज पर देना होता है, मतलब रेंट पर देना होता है। तो लीज मतलब ये वर्ड होता है, रेंट होता है, ठीक है, एज यूजुअल। तो इंडियन लीजर लिमिटेड ऐसी ही शुरुआत हुई थी, बट फिर उसका नाम चेंज होकर इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड हो गया। यहाँ पर सॉफ्टवेयर से मतलब ये नहीं है कि आईटी कंपनी है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। हर एक बंदा ये सॉफ्टवेयर से है ना चकरा जाता है, मतलब वो अपना ये हो जाता है कि उनको लगता है कि आईटी सेक्टर की कंपनी है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मुझे थोड़ा सा विस्तार में बताना हो ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब ये होती है कि वो है ना फाइनेंस का काम करेगी, इन्वेस्टमेंट का काम करेगी, आपके पैसे को सिक्योर करेगी, आपको लोन देगी, बट वो एक बैंक नहीं होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, बैंक नहीं होगी और वो फाइनेंस का काम करेगी। बट आप ये मत समझ लेना कि वो इंडिपेंडेंट है, वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है। यानी जो अपना फाइनेंस का जो सारी चीजें देखता है ना आरबीआई, उनकी परमिशन के साथ ये जो एनबीएफसीज चलती है। बजाज फिनसर्व जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का बड़ा हिस्सा रखता है, हाँ मतलब हिस्सा रखता है, टॉप कंपनीज में आता है, वो भी एक एनबीएफसी है, वो एक बैंक नहीं है, एनबीएफसी है। और हमने यहाँ पर एक इतिहास की बात देख ही ली है। यहाँ पर देखेंगे कि वो एनएसई पर लिस्टेड नहीं है, वो है ना सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है, और एक अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज एएसई पर लिस्टेड है, ठीक है। तो हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस पर में से सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है, एज यूजुअल, बिकॉज वो कंपनी इतनी पुरानी है, और बीएसई तो पूरे एशिया का सबसे पुराना इंडेक्स है। अगर हम इसके शेयर की बात करें तो हमें यहाँ पर दिखेगा, इसने ना, मैं थोड़ा शेयर की बात कर रहा हूँ, रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हो आप अगर ये रिटर्न्स नहीं सुनने हैं। बट ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ओनली बिकॉज वो एनालिसिस के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 5 डे का रिटर्न देखेंगे तो अपर सर्किट में ही क्लोज हो रहा है, 5 4 20, यानी 4% के अपर सर्किट में डेली जा रहा है। और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में 50% के रिटर्न, ये थोड़ा सा नीचे गिर रहा था, यहाँ पर कितना 21% गिरा था, फिर बाद में ऊपर चले गया 70-80%, और मतलब 70-80% उसने कुछ 15-20 दिन में रिटर्न्स दिए हैं। 6 महीने की बात करें तो 167% के रिटर्न है। और आप यहाँ पर देखो तो ये एक ही बार के रिटर्न्स नहीं है, कई सारे स्टॉक होते हैं ना, जिसमें मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर वो स्ट्रेट पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं ना, यानी वो गलत स्टॉक है, थोड़ा सा उसको पंप एंड डंप की स्कीम हो रही है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एकदम स्लो चल रहा था, पहले कंसोलिडेट किया उसने अच्छा खासा, फिर बाद में ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बाद में नीचे गिरा एंड देन ऊपर गया। ऐसा नहीं कि एक ही बार में ऊपर चले गया। अगर हम यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेज देखें ना, तो 18 से 20% की गिरावट ही थी, फिर गिरावट के बाद कुछ 100% भाग गया, यानी डबल हो गया, और डबल हो जाने के बाद ही सीधा 15 से 20% गिर गया, फिर वो अभी 70 से 80% भागा है। तो मुझे तो लगता है कि फिर से ये 100% भागेगा ना, यानी 100% से मेरा मतलब ये हो जाता है कि 87 पैसा हुआ था, तो उसका डबल होगा, समझिए 2 रुपए, यानी ऑलमोस्ट 1 रुपए 80 पैसे तक तो ये जा सकता है, और फिर उधर से रिट्रेसमेंट देगा। बट अगर एकदम गौर से देखें तो 1 रुपीज 60 पैसे इज अ तगड़ा सपोर्ट जोन, ऑन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ओनली बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें 87 है, तो 87 इंटू 2 करेंगे, यानी 100% रिटर्न्स करेंगे, तो एग्जैक्ट फिगर मैं कैलकुलेटर पे करके आया 1.74, यानी अभी 55 है तो 75 तक जा सकता है। और अगर मोटा मोटा पकड़े तो 70 पकड़ लेते हैं हम, 70 ऑलमोस्ट 74 का राउंड ऑफ 75 होता है, बट फिर भी 70 एक स्ट्रॉन्ग मतलब अपने लिए पकड़ लेते हैं फॉर एन ईज। तो हम देखेंगे 55 से 70 तक जा सकता है, फिर रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, पर देखिए इसका कुछ भरोसा नहीं है, एंड वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। हम अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें
एज वी ऑल नो कि हम इंट्राडे ट्रेड के लिए या फिर कोई भी एक स्विंग ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के ट्रेड के लिए हम यहाँ पर इंटरेस्टेड रहते हैं। आज BTST के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वॉल्यूम देखें तो 2 करोड़ का वॉल्यूम, 23 लाख का वॉल्यूम हमें सामने आ रहा है। 24 लाख का ऑलमोस्ट 99,000 था यहाँ पर, और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत सारी है, उसको काउंट करने नहीं जाएंगे बिकॉज वो हम जैसे जैसे एनालिसिस करेंगे उसके बीच बीच में हम देखते ही जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इसके 20 डे की वॉल्यूम की बात करें तो 32 लाख की एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर होती ही है, और आज जो वॉल्यूम हुई थी वो 23 लाख की हुई थी, जो ग्रेजुअली कम हुई है। और अगर डिलीवरी देखें तो मतलब सब लोग माल उठा के जाते हैं। एज वी ऑल नो कि अपर सर्किट में 100% ही यहाँ पर डिलीवरीज होती है, कोई भी आधा माल नहीं लेके जाता है। सो 100% डिलीवरीज अपर सर्किट में देखने मिलती है। और यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर इनका है ना, ये 3 इयर्स का CAGR में 57% की ग्रोथ है। 3 इयर्स का CAGR, हाँ, कई सारे लोग 5 इयर्स का CAGR पकड़ते हैं। इसका मुझे तो लगता है कि इसका जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एज आई हैव सजेस्टेड कि यहाँ पर है ना, पिछली बार में ही थी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 19 थी, बहुत ही कम थी, क्योंकि NBFC का एक रूल है, मतलब एक प्रथा चलती है अपने हर एक स्टॉक में। देखिए बजाज फिनसर्व का तो नहीं, वो अच्छी कंपनी है, बट यहाँ पर PMC फिनकॉर्प हो गया, फिर बाद में इंडियन इन्फोटेक हो गया, और 3-4 कंपनीज मैंने चैनल पे अपलोड की है, वो भी NBFC है, और उनके अंदर भी है ना प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है। बट एक चीज नोटिस करने वाली है कि उसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, और यहाँ पर डे तो है ही नहीं, उसको ध्यान रखने का कुछ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर नेट कैश फ्लो भी इन लोग ने 1 करोड़ अपना ऐड कर दिए है, यानी 1 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स में 128 करोड़ है, जो थोड़ी सी गिरावट हो गई है, बट क्या करें, बोरिंग्स भी 0 ही है, तो मतलब ठीक ठाक है। रिजर्व्स इतनी भी खराब नहीं है और इतनी भी अच्छी नहीं है। अगर CAGR ग्रोथ बोले तो अगर CAGR हम यहाँ पर देखें तो 10 इयर्स का सेल्स का CAGR 92% है, विच इज इनक्रेडिबल। और 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR यहाँ पर शो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट डेटा, पर सेल्स ग्रोथ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 92% एक अच्छा अमाउंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम ऑफ 10 इयर्स, ठीक है। और अगर हम इसके सेल्स की बात करें इस क्वार्टर की, तो इतनी नहीं, मार्च के क्वार्टर की, इस क्वार्टर का अभी तक सेल्स नहीं आया है, तो मार्च का क्वार्टर के हम देखेंगे तो कितना अच्छा प्रॉफिट बताया था इन्होंने। बट जो नोटिस करने वाली है ना, कि जितने की सेल्स हुई उससे ज़्यादा तो ये लोग ने एक्सपेंस कर दिए, जो पहले नहीं होता था। पहले ये लोग सेल्स करते थे और 0 एक्सपेंसेस करते थे। BSE के साइट पर आ गए हैं जिधर ये ऑफिशियली लिस्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें यहाँ पर फ्लैट दिखाई दे रहा है, और RSI और MACD भी हमें ना RSI हमें नो मोमेंटम दिखा रहा है, वहीं MACD और KST है ना हमें बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। KST इज समथिंग न्यू जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, जिससे वीडियो लंबा हो जाए। लेटेस्ट डील आपके सामने शो हो रही है यहाँ पर, जो भी डील हुई है तो वो यहाँ पर एक बार आप एनालाइज कर लीजिए। और मैं थोड़े टाइम के लिए ये टाइमर इधर ही रखता हूँ, देन मैं मूव कर दूंगा स्क्रीन। ओके, सो आशा करता हूँ आपने वो पढ़ ही लिया होगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू आप जानना चाहोगे तो मैं तो अभी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज मेरी वैसे ही होल्डिंग PMC फिनकॉर्प में है। सो आई डोंट वांट कि मैं एक ही सेक्टर के अलग अलग स्टॉक को होल्ड करूँ। मैं बजाज, मेरा पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो NBFC सेक्टर में है ना, मैंने PMC फिनकॉर्प एंड देन सेकेंडली बजाज फिनसर्व, ये दोनों में होल्डिंग लगा के रखी है। पहले टाटा एलेक्सी में थी, बट मैंने ग्रेजुअली अपनी होल्डिंग कम करके PMC फिनकॉर्प में डाल दी, बिकॉज मुझे उसके अंदर ग्रोथ स्कोप लगा, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। बट ये जो स्टॉक है ना, ये मेरे फ्रेंड्स के पास है, एंड अगर मुझे उन्हें या फिर मुझे खुद इस स्टॉक में एंट्री लेनी होगी या फिर मुझे आपको सजेस्ट करना होगा, तो मैं एक चीज कहूंगा कि फ्रेश एंट्री लेने का ये सही टाइम नहीं है, ठीक है। सही मैंने आपको साफ लफ्जों में कह दिया कि फ्रेश एंट्री लेने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको सीधा सीधा एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कभी भी है ना एक ट्रेंड को मत पकड़ो। यानी जब कोई चीज़ भाग रही है ना तो उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, जब वो भागने से पहले ही आप पकड़ लो, या फिर वो गिर रही है ना तो पूरी गिरावट के बाद पकड़ लो, या फिर थोड़ा थोड़ा करके ना वो गिरावट में पकड़ लो। क्योंकि देखिए आप बाय ऑर्डर लगाओगे, बाय नहीं होगा, और फिर बाय कभी होगा पता है, जब है ना मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपका
जो ऑर्डर लगा रहेगा ना वो ऑर्डर बाय हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर फिर भी जो सप्लाई बची रहेगी ना, लोग सेल कर रहे रहेंगे और आप बाय कर रहे रहोगे, तब जाके आपकी अपॉर्चुनिटी बाय हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि यार ये तो स्टॉक हमारे बाय करने के साथ साथ ही उसी टाइम तक नीचे गिर गया, आप यहाँ पर बाय करोगे और वहां से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दे देगा। एंड आई डोंट वांट कि आपका वो भरोसा उठ जाए स्टॉक मार्केट से एंड ऑल दैट इज वाई मैं आपको वीडियो बना के सूचित कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल मतलब जो ऊपर का ट्रेंड चल रहा है ना, उस ट्रेंड को तो पकड़ो मत ही, और अगर आपको एंट्री लेनी ही है इसको थोड़ा सा गिर जाने दो। जैसा कि मैंने आपको मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोला वो 1.70 का है और 70 से ज़्यादा 175 जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर उसने 100% का रिटर्न दिया था, तो यहाँ पर भी वो 100% का रिटर्न देके कहीं ना कहीं रिट्रेस हो सकता है। तो आपको आके इसको चेक करना है डेली, अगर इसके अंदर आपको एंट्री लेनी है तो। और देखिए कई सारे लोग होंगे जो इसके अंदर पहले से एंट्री लेके बैठे होंगे, तो देखिए उनके लिए मेरी एक राय है कि अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है ना ये स्टॉक से, तो आप है ना अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके निकाल लीजिए। या फिर अगर आपको कई सारे लोग हैं जिन्हें ना यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉफिट है ना ये 167 का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 200-250% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने है ना अपने फ्रेंड्स को यही चीज़ सलाह दी और मैं आपको भी ये दूंगा, बिकॉज यू आर माई जस्ट यूट्यूब फैमिली। तो मुझे ये सलाह देना तो बनता ही है कि आप क्या करो ना, आपको 100% का रिटर्न हो रहा है तो आप है ना अपना कैपिटल निकाल लो। अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक में ये गोल्डन रूल रख लो कि 100% का रिटर्न होने के बाद सीधा सीधा हम है ना अपना पेनी स्टॉक का जो भी कैपिटल लगाया था वो निकाल लेंगे, जो कैपिटल एम्प्लॉय किया था वो निकाल लेंगे। यानी जो आप करोगे ना, जो मेन चीज आप करोगे कि अगर आपने 100 रुपए लगाए थे फॉर एग्जाम्पल और उसका 100% हो गया, मतलब वो कन्वर्ट होके 200 हो गए, 200 जैसे ही जिस दिन हुए उस दिन आप अपने 100 रुपए को निकाल लो और बाकी जो 100 रुपए बचे ना उसको वो स्टॉक में है ना हमेशा के लिए छोड़ दो तो भी चलेगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा प्रॉफिट भी निकालना है तो आप 110 या फिर 120 रुपए निकाल सकते हो, एंड द रिमेनिंग अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड फॉर द लाइफ टाइम। तो ये आप एक गांठ बांध के चल लो। दिस इज द ट्रिक आई ऑलवेज यूज इन एनी पेनी स्टॉक, जो भी जिसके अंदर भी मैं अपना होल्डिंग बढ़ाता हूँ एंड ऑल दैट, तो उसको मैं लाइफ टाइम के लिए रख ही देता हूँ। अभी चाहे वो प्रॉफिट मेरा हुआ, मेरा तो कैपिटल निकल गया तो वो प्रॉफिट है, अब वो चाहे जीरो हो जाए आई डोंट केयर, बिकॉज ऐसा अगर आप 10 स्टॉक में कर दोगे ना तो उसमें से कोई एक स्टॉक भाग जाएगा, एंड एक बार वो स्टॉक भाग गया ना कोई भी स्टॉक, तो वो आपके बाकी सारे स्टॉक के भी रिटर्न्स को ऐसे ही बढ़ा देगा। और अगर आप यहाँ पर 1 डे का चार्ट पैटर्न देखो तो आज 24 लाख की डिलीवरी मतलब यहाँ पर ट्रेडेड दिख रही है, जो 1 वीक के हिसाब से ज़्यादा है और 1 मंथ के हिसाब से थोड़ी सी कम है। तो 1 मंथ में तो आपको पता है कितना वो उसके अंदर वॉलेटाइल मूव हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले गिरा फिर बाद में बढ़ा, तो उसके अंदर मूव ज़्यादा ही हुई। पर अगर 1 वीक का देखें तो 1 वीक से वो 5-5% का बढ़ रहा है। हमें लगता है कि 5-5% का बढ़ रहा है तो क्या ही हुआ ना, लेकिन जो उसके अंदर यहाँ पर ट्रेडेड है ना क्वांटिटी, वो क्वांटिटी 17 लाख की है, पर आज जाके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। और अगर आप डेली स्टॉक को देखते हो ना तो आपको पता चलेगा कि आज 4.73 का अपर सर्किट मतलब जो लगा है ना वो चेंज हो गया है। पहले सर्किट डिफरेंट था एंड नाउ द सर्किट हैज बीन चेंज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट है, ऑलवेज रिमेंबर दैट आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। एक कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा अगर उसका नोटिफिकेशन मुझे आया तो। जय हिंद, जय भारत।